ब्रेकिंग न्यूज, सहारा ग्रुप पर अब चारों ओर से घिरता शिकंजा। नमस्कार दोस्तों, देश की सबसे चर्चित और विवादित स्कीम सहारा इंडिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही है। क्या नीरज पाल की जमानत फिर टलना सिर्फ शुरुआत है? क्या ईडी, ईओवी और सीआईडी की जांच अब सीधे जेल की सलाखों तक पहुंचने वाली है? और क्या अब वो दिन दूर नहीं जब बड़े बड़े अधिकारियों के नाम एफआईआर में दर्ज होंगे? 16 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में जो हुआ वो सामान्य नहीं था। कोर्ट ने बेल पर फैसला टालते हुए कहा, पहले पूरी सीआईडी केस डायरी दो, फिर हम सोचेंगे। नीरज पाल को पहले ही निचली अदालत ने बेल देने से मना किया था और अब हाई कोर्ट ने भी राहत नहीं दी। सवाल उठता है, क्या जनता के 45,000 करोड़ रुपए अब लौटेंगे? क्या सुब्रत राय का साम्राज्य अब टूटने की कगार पर है? क्या ये जांच सिर्फ दिखावा थी या अब वाकई कोई सख्त कार्रवाई होने जा रही है? और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक अब नेताओं, अधिकारियों और फर्जी कंपनियों का खेल बेनकाब हो रहा है। हजारों करोड़ की जमीनें, 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी 15-20 करोड़ में कैसे बेच दी गई? कौन है वो विधायक जिन्होंने फायदा उठाया? कौन है वो अफसर जो अब नाम बताने लगे हैं? ओपी श्रीवास्तव, जीवी राय और सुशांतो सिमांतो। जनता अब कह रही है, अगर कोर्ट फैसला नहीं देगा तो आरटीआई और धरना से जवाब लिया जाएगा। देश भर में गुस्सा है और अब सबकी नजर कोर्ट और सरकार पर टिकी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट आपके भरोसे और भविष्य से जुड़ी है। पूरा सच जानिए, वीडियो को अंत तक देखें। सहारा इंडिया पर जमीन घोटाले का सबसे बड़ा खुलासा। सहारा इंडिया समूह एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार आरोप बेहद गंभीर हैं। विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान नामक एक एनजीओ ने सहारा समूह पर अब तक के सबसे बड़े भूमि घोटालों में से एक का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस संस्था के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री नरेंद्र कुशवाहा ने इस घोटाले की परतें खोलते हुए इसे सीधे झारखंड सीआईडी तक पहुंचाया। उनका दावा है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा घोटाला है जिसमें न केवल हजारों करोड़ की संपत्ति की हेराफेरी हुई है, बल्कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी खुला उल्लंघन हुआ है। शिकायत के अनुसार सहारा ग्रुप ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सहारा समूह ने जिन जमीनों को बेचा, उन्हें सर्किल रेट से भी कम कीमत पर निपटा दिया गया, जिससे निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि सहारा समूह अगर अपनी संपत्तियों को बेचे तो उसकी पूरी राशि सीधे सीबी सहारा रिफंड एस्क्रो अकाउंट में जमा कराई जाए, जिससे आम निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। लेकिन एनजीओ के मुताबिक न तो ये बिक्री पारदर्शी तरीके से की गई, न ही पैसा कोर्ट द्वारा तयशुदा खाते में डाला गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह सुनियोजित वित्तीय अपराध है या फिर एक बड़ी राजनीतिक और कॉरपोरेट मिलीभगत का नतीजा? क्योंकि जिस तरह से संपत्तियां नीची दरों पर खास लोगों को बेची गईं और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, वह सीधे तौर पर एक कानूनी और नैतिक धोखा है। यह मामला अब सीआईडी के पास है और जांच की निगरानी हाई कोर्ट कर रही है। कौन कौन है आरोपी? एफआईआर में जिन प्रमुख नामों को अभियुक्त बनाया गया है उनमें शामिल हैं स्वप्ना राय, जयव्रत राय, सुशांतो राय, ओपी श्रीवास्तव, संजीव कुमार, नीरज पाल, जितेंद्र वासना, श्यामवीर सिंह, अलक सिंह, पवन कपूर, तापस राय एवं अन्य अधिकारी। इनमें से कुछ जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं, जबकि कुछ केस को रद्द करवाने की कोशिश में न्यायालय में अर्जी दे चुके हैं। कोर्ट का सख्त रुख, सभी पक्षों को सुना जाएगा। सहारा ग्रुप से जुड़े इस हाई प्रोफाइल जमीन घोटाले में अब अदालत की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल एक पक्ष की बात सुनकर कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं करेगा। इस मामले में जितने भी संबंधित पक्ष हैं, चाहे वह शिकायतकर्ता हो, सहारा समूह हो या अन्य जुड़े पक्ष, सभी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यह रुख यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चल रही है, ताकि किसी को भी बिना सुने दोषी या निर्दोष करार न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह निर्देश दिए थे कि सहारा ग्रुप अपनी किसी भी संपत्ति को सर्किल रेट से कम कीमत पर नहीं बेच सकता।
साथ ही कोर्ट ने यह भी अनिवार्य किया था कि जो भी धन इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त हो उसे सीधे सीबी सहारा रिफंड एस्क्रो अकाउंट में जमा कराया जाए, ताकि करोड़ों निवेशकों को उनकी राशि समय रहते वापस मिल सके। लेकिन इन आदेशों की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जो न्यायपालिका की गरिमा और जनता के विश्वास दोनों पर चोट करती है। बेगूसराय और बोकारो में जमीन घोटाले के चौंकाने वाले आंकड़े अब कुछ ठोस उदाहरणों से समझिए कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया गया। बेगूसराय, बिहार में 28.39 एकड़ जमीन, जिसकी बाजार कीमत 41.17 करोड़ थी, उसे औने पौने दाम में बेच दिया गया और उससे मिली राशि कोर्ट के बताए खाते में जमा भी नहीं की गई। इतना ही नहीं, बोकारो, झारखंड में 68.14 एकड़ जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत 61.33 करोड़ थी, उसे भी बेहद सस्ती दरों पर निपटा दिया गया। ये घटनाएं न सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी की ओर इशारा करती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि सिस्टम में किस हद तक लापरवाही और मिलीभगत चल रही है। निजी खर्चों में निवेशकों की रकम का दुरुपयोग। गंभीर आरोप जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। सहारा समूह पर यह आरोप है कि करोड़ों निवेशकों से जो पैसा लिया गया था उसे उनकी वापसी के लिए सुरक्षित नहीं रखा गया, बल्कि निजी खर्चों में इस्तेमाल कर लिया गया। यानी लोगों की गाढ़ी कमाई को किसी योजना में निवेश करने या लौटाने की बजाय सहारा ने उसे अपने लाभ और संचालन के निजी कार्यों में खर्च किया। इतना ही नहीं, आरोपों के अनुसार फर्जी कंपनियों के नाम पर जमीनें बेची गईं और उससे जो रकम आई वह भी सीबी सहारा रिफंड एस्क्रो अकाउंट में नहीं डाली गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है। सीआईडी की जांच और झारखंड सरकार की सक्रियता जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, सीआईडी इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने इसकी गंभीरता को समझते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सहारा समूह ने निवेशकों की रकम के साथ गंभीर खिलवाड़ किया है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इसके बाद झारखंड सरकार ने तेजी दिखाते हुए एक जांच आयोग का गठन कर दिया है, जो इस पूरे घोटाले की गहराई से तहकीकात करेगा। यह आयोग सभी दस्तावेजों, जमीन की बिक्री के कागजात और पैसे के फ्लो का विश्लेषण करेगा, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जा सके। राजनीतिक दबाव और सरकार की प्रतिक्रिया। इस घोटाले ने अब राजनीतिक हलकों में भी गर्मी पैदा कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में खुलकर उठाया, जिससे यह साफ हो गया कि राज्य सरकार इसे अब सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मामला मान रही है। मुख्यमंत्री ने बिहार के प्रतिनिधियों को भी इस घोटाले से अवगत कराया। दूसरी ओर निवेशक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सीबी रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया बेहद धीमी है और वर्षों से उनका पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में जनता अब सरकार और एजेंसियों से तेज, स्पष्ट और असरदार कार्रवाई की मांग कर रही है। न्यायालय में केस रद्द करने की कोशिश। क्या सहारा को मिलेगी राहत? सहारा समूह की ओर से हाल ही में यह प्रयास किया गया कि उनके खिलाफ चल रहे केस को न्यायालय से रद्द करवा दिया जाए, लेकिन कानून विशेषज्ञों की माने तो यह इतना आसान नहीं है। अदालत हर मामले में तथ्यों, प्रमाणों और कानून के अनुसार ही फैसला देती है। अगर सहारा समूह के पास ऐसे ठोस दस्तावेज और तथ्य नहीं हैं जो उन्हें निर्दोष साबित करें, तो कोर्ट केस को खारिज नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ कानूनी आधार मौजूद हैं तो उन्हें कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला न्यायालय के विवेक और कानूनी दलीलों पर ही निर्भर करेगा। आर्थिक अपराध, विशेषकर आम जनता के पैसों से जुड़े घोटालों को लेकर कानूनों में अभी भी सख्ती की कमी है। सहारा जैसे मामलों में जब लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई फंसती है, तो सिर्फ जांच और गिरफ्तारी से न्याय पूरा नहीं होता। जरूरी है कि ऐसा मजबूत कानून बनाया जाए जिसमें दोषियों को त्वरित और कठोर सजा हो, साथ ही पीड़ितों को समय पर मुआवजा या पैसा लौटाने की गारंटी दी जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी दोबारा न हो। निवेशकों की उम्मीदें। क्या मिलेगा वर्षों बाद न्याय? सहारा घोटाले में सबसे बड़ी मार उन करोड़ों निवेशकों पर पड़ी है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कंपनी पर भरोसा करके लगाई थी। पहले भी सुब्रत रॉय सहारा को जेल जाना पड़ा था और कोर्ट के दबाव में कुछ राशि जमा करवाई गई थी, लेकिन अधिकांश लोगों को आज भी उनका पैसा नहीं मिला है।
निवेशक अब सीआईडी की सक्रिय जांच, झारखंड सरकार के हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे लोग अब यह पूछ रहे हैं, क्या इस बार उन्हें सच में उनका हक मिलेगा? देखते रहे अपडेट।